लेट्स नाउ चेक इनटू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट कॉन्सेप्ट मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे पता है कि इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़बरदस्त हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्लास, इसका आने का चांस बहुत ज़बरदस्त है। और पहले मैं आपको इसको इस तरह से बताना चाहूँगा कि आप लोगों को नोमेनक्लेचर समझे, मीनिंग समझे, और फिर हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटरफॉल अरेंजमेंट एंड व्हाई इट हैज बीन नेम्ड लाइक दिस। तो देखो, अगर वाटरफॉल अरेंजमेंट की बात करें तो देखो सीढ़ी कैसे होती है, ये देखो, ये ऐसा, तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से, सिर्फ इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो मैं आपको बस इतना बोल रहा हूं कि अगर से सपोज पानी यहां से आ रहा होता तो पहले यहां गिरता, फिर यहां गिरता, फिर यहां गिरता, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, है ना। तो वाटरफॉल अरेंजमेंट इसका नाम रखा इसलिए गया है क्योंकि जैसे वाटरफॉल में पानी जब गिरता है तो सबसे ऊपर वाले पत्थर पे पहले गिरेगा, फिर उसके नीचे वाली लेयर पे, 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 है ना। बिल्कुल वैसे ही ये वाटरफॉल अरेंजमेंट, द नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉन्सेप्ट हैज बीन मेड लाइक वाटरफॉल अरेंजमेंट, बिकॉज यहाँ पर जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, जब कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जा रहा होगा, जब किसी भी कंपनी को हम लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे, व्हेनेवर वी विल ट्राई एंड लिक्विडेट एनी एंटिटी, एनी कंपनी, जब भी कोई कंपनी को लिक्विडेट किया जा रहा होगा, चाहे वो कंपनी को एंडिंग अप के वक्त हम लोग लिक्विडेट कर रहे हैं, मतलब उसको उसके असेट्स उसके असेट्स बेच बेच के जो भी लाइबिलिटीज है वो चुकाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, या चाहे फिर वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत अपन ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस देख लिया है। आपको अच्छे से पता है कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो अगर हमारे कोई पैसे नहीं देता, कोई कंपनी हमारे पैसे नहीं देती, कोई कॉर्पोरेट एंटिटी हमारे पैसे नहीं देती, तो हम उसके खिलाफ याचिका डाल सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। व्हाट हैपेंस देयर, एनसीएलटी ने अगर केस एडमिट कर लिया तो व्हाट हैपेंस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग रेजोल्यूशन प्लान बनाना कंपलसरी है। 180 दिन के अंदर क्या बनाना पड़ता है, रेजोल्यूशन प्लान बनाना पड़ता है। विद इन 180 डेज क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन प्लान बनाना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड क्लास, प्लीज अंडरस्टैंड, विद इन 180 डेज रेजोल्यूशन प्लान बनाना पड़ जाएगा। इसका मतलब ये कि जो भी को कॉर्पोरेट डेटर एंटिटी होगी, जो भी कंपनी होगी जिसके खिलाफ एनसीएलटी में याचिका गई होगी, उसे तय करना पड़ेगा कि वो क्रेडिटर्स के पैसे कैसे वापस करने वाली है। अगर कोई भी रेजोल्यूशन प्लान नहीं बन पाता है, कोई भी तौर तरीके निकाल नहीं पाते हैं वो लोग, कोई तरीका अगर नहीं निकलता है, कॉर्पोरेट डेटर अगर कोई भी प्लान नहीं कर पाता है, ये पैसे कैसा चुकाया जाएगा, तो व्हाट हैपेंस इज कंपनी के सारे एसेट्स को सेल किया जाता है, कंपनी के सारे एसेट्स को बेचा जाएगा, और उसके बाद जो वो पैसा बचेगा उससे कंपनी की क्या की जाएगी, लाइबिलिटीज चुकाई जाएगी, है ना। लेकिन वो लाइबिलिटीज किस ऑर्डर में चुकेगी, किसको पैसा देते वक्त प्रायोरिटी पहले मिलेगी, किसको प्रायोरिटी बाद में मिलेगी, वही लिखा हुआ है वाटरफॉल अरेंजमेंट में। what will be priority of the payments during the liquidation of the company has been prescribed in the waterfall arrangement। तो waterfall arrangement में यही बताया हुआ है कि जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी तो लिक्विडेट होते वक्त हम किस ऑर्डर में पेमेंट्स करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई लिक्विडेशन का जो भी खर्चा आया होगा, सबसे पहले जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की फीस है, जो भी लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं, सबसे पहले पैसा उनको मिलेगा। दूसरा, उसके बाद जो कंपनी के वर्कर्स होंगे, अगर उनको पेमेंट्स वगैरह नहीं मिली होगी तो वो कंपनी के वर्कर्स को पिछले 24 महीने की सैलरी पहले मिलेगी। पहले मतलब चाहे 5 साल की सैलरी पेंडिंग हो, लेकिन प्रायोरिटी पे पिछले 2 साल की जो सैलरीज है, पहले वर्कर्स को पिछले 2 साल की सैलरीज दी जाएगी। और उन्हीं के साथ में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ जाएंगे। लेकिन आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से वाले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देव मानुस वाले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। नाउ व्हाई आई रेफर देम एज देव मानुस, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर को मैंने देव मानुस वाले सिक्योर्ड क्रेडिटर इसलिए बोला है क्योंकि ये सिक्योर्ड क्रेडिटर जो हैं, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने एक बलिदान दिया है।
समझिए इस बलिदान को। ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, इन लोगों ने एक बलिदान दिया है। बलिदान का मतलब ये है कि ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, इनके पास जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, जो भी सिक्योरिटी रखी हुई थी, मतलब इनने जब कंपनी को पैसे दिए थे तो उसके बदले कंपनी ने जो भी सिक्योरिटी रखवाई थी, वो सिक्योरिटी को ये लोगों ने फोरगो कर दिया है। आप इमेजिन करो क्लास, आप इमेजिन करो 2 मिनट के लिए कि आपने कंपनी को लोन दिया, उसके बदले कंपनी की एक प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रखी गई। आप एक सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गए क्योंकि आपके लोन को सिक्योर करने के लिए एक प्रॉपर्टी आपके पास रखी गई है। इमेजिन आप ये बोल रहे हो कि जो प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी रखी हुई है उसको हम फोरगो करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लेट गो कर रहे हैं। हम खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अरे ये वाली प्रॉपर्टी जो हमारे पास गिरवी रखी थी ना, प्लीज हम ये आपको देते हैं, सिक्योर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास पड़ी थी हम आपको इसको देते हैं, आप इसको बेचो, टोटल मिला के जो पैसा बचेगा उससे सबका कर्जा चुका दो। तो ऐसे सिक्योर्ड क्रेडिटर जिनके पास मौका था कि वो लोग अपने पास पड़े सिक्योरिटी को, अपने पास पड़े कंपनी के एसेट को बेच के पैसा रिकवर कर सकते थे, लेकिन वो सिक्योर्ड क्रेडिटर चोज नॉट टू डू इट। तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऐसे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनके पास जो प्रॉपर्टी पड़ी है वो उसको सेल करके अपना पैसा नहीं रिकवर कर रहे, बल्कि कंपनी को बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आप ले लो और इस प्रॉपर्टी के साथ कैसे डील करना है आप डिसाइड कर लो। ठीक है, सो इसीलिए इनको मैंने बोला कि देवमानस क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसके बाद में राक्षसी क्रेडिटर्स भी देखेंगे हम लोग, उसके बारे में भी बात करेंगे, डू नॉट वरी प्लीज। अच्छा, अगर मतलब इसका मतलब ये कि कंपनी लिक्विडेशन में गई, कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, वॉलंटरीली वाइंडिंग अप हो रही होगी, तो पहले तो जो इंसॉल्वेंसी कॉस्ट का खर्चा आया होगा, पहले कंपनी के असेट्स बेच के जो भी पैसा आएगा, सबसे पहले उस पैसे से हम इंसॉल्वेंसी कॉस्ट को रिकवर करेंगे। इंसॉल्वेंसी के लिए जो खर्चा आया होगा वो खर्चे हम लोग देंगे। उसके बाद कंपनी में जो वर्कर्स होंगे जिनकी सैलरीज ड्यू पड़ी होगी, तो उनको पिछले 24 महीने तक की सैलरी उनको हम दे देंगे। और जो ऐसे देवमानुष सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दोज हु हैव गिवन अवे देयर राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बी वाले क्लॉज में आ जाएंगे। सेकंड प्रायोरिटी पे वर्कर्स और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी इन्फोर्स नहीं की है, अपने पास जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई थी उसको इन्फोर्स नहीं किया उन्होंने, ऐसे लोग सेकंड प्रायोरिटी पे वर्कर्स के साथ आ जाएंगे। थर्ड में आएंगे एम्प्लॉइज। ऊपर वर्कर्स थे, नीचे एम्प्लॉइज थे। वर्कर्स मतलब वो फिर जो हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाले वर्कर्स हो गए, जो ना इंडस्ट्री में ब्लू कॉलर वर्कर्स जो हमारे काम कर रहे हैं। एम्प्लॉइज का मतलब जो हमारे फिर रोजमर्रा वाले एम्प्लॉइज हैं, मे बी यू कैन से कि वाइट कॉलर वर्कर्स। उसके बाद आएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाद में आएंगे। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कोई ड्यूज बचे हुए होंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ड्यूज वापस करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर आ गए वो लालची सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, है ना। तो मैंने आपको ऊपर देवमानुष वाले दिखाए, ये नीचे लालची सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो व्हाई आई एम सेइंग लालची सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मैं नंबर वन, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, इट इज जस्ट दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू द स्टूडेंट्स एंड आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि ऊपर भी सिक्योर्ड क्रेडिटर का जिक्र है, नीचे भी सिक्योर्ड क्रेडिटर का जिक्र है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऊपर वाला जो सिक्योर्ड क्रेडिटर था उसके पास जो प्रॉपर्टी कंपनी ने गिरवी रखी थी, वो गिरवी हुई प्रॉपर्टी को सिक्योर्ड क्रेडिटर ने इन्फोर्स नहीं किया, मतलब कोर्ट जाके परमिशन लेके वो सिक्योरिटी को उसने बेच के पैसे रिकवर करने का मौका छोड़ दिया। बेचारे ने फोरगो किया कि ठीक है, मेरे को आप प्रायोरिटी में पेमेंट दे देना, मैं मेरे इंटरेस्ट को फोरगो करता हूँ। तो कंपनी की प्रॉपर्टी उसके पास गिरवी थी, फिर भी उसने वो गिरवी प्रॉपर्टी को नहीं बेच के कंपनी को बोला ठीक है, तुम इसको वाइंडिंग अप में जितना बनता है दे देना। नीचे वाला जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उस सिक्योर्ड क्रेडिटर की कहानी ये है कि उसके पास कंपनी की कोई ना कोई प्रॉपर्टी, जमीन वमीन गिरवी थी, इस सिक्योर्ड क्रेडिटर ने वो जमीन वमीन बेच के भी रिकवर किया, और जो बचा हुआ पेमेंट है वो यहां प्रायोरिटी में आ गया। ठीक है, सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये लालची सिक्योर्ड क्रेडिटर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो पहले सिक्योरिटी इन्फोर्स कर चुका है और उसके बाद भी उसका कुछ बचा हुआ पैसा है तो उसको मिलेगा वो ये वाली प्रायोरिटी में। अच्छा, इसके अलावा भी कोई कर्जे वर्जे बचे होंगे तो रिमेनिंग डेट जो आएगा, ट्रेड क्रेडिटर्स वगैरह बचे हुए होंगे तो वो ट्रेड क्रेडिटर्स यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर आएंगे कहीं जाके प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और उसके बाद अगर कुछ बचा
फिर जाके वो मिलेगा शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ इजी वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स। मैं चाहूंगा अभी ऑफिशियल पूरी डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन दिस अ वेरी इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। व्हाई इट इज नेम्ड एज वाटरफॉल अरेंजमेंट? जिस तरह से कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है, तो किस प्रायोरिटी में पैसे बटेंगे, जो बचा हुआ सरप्लस मनी होगा कंपनी में, वो किस प्रायोरिटी में दिया जाएगा क्रेडिटर्स को, वो इस प्रायोरिटी में दिया जाएगा। पहले इंसॉल्वेंसी कॉस्ट, फिर वर्कर्स का पिछले 12-24 महीने का सैलरी, साथ ही साथ ऐसे सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोरगो कर दी है, इन्फोर्स नहीं की, फिर एम्प्लॉइज जिनको पिछले 12 महीने की सैलरी देंगे, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आ जाएंगे, उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अपने सिक्योरिटी इन्फोर्स कर दिए थे, कुछ और भी पैसा पेंडिंग था, फिर वो आएंगे, फिर रिमेनिंग जो ट्रेड क्रेडिटर्स वगैरह हैं वो आएंगे, फिर जाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नंबर आएगा फिर जाके, और लास्ट में कुछ बचता है, दैट गोज टू द equity shareholders of the company. Allow me to share with you the entire question here. तो मैं आपके साथ 2 मिनट के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन शेयर करता हूँ। 2 मिनट के लिए आप ये पूरा क्वेश्चन देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्स फॉर द एंटायर स्टफ फर्स्ट। अब इसको थोड़ा डिटेल में भी देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है, अब भी आने के इसके भारी चांस है। सेक्शन 53 Section 53 of IBC provides for the manner of distribution of assets in the case of liquidation and order of priority of distribution. It is pertinent to note that the order of priority is notwithstanding anything contained which is contained in any law in the India. तो ये जो प्रायोरिटी है ना वाटरफॉल अरेंजमेंट वाली, किसी भी कानून, हिंदुस्तान के सभी कानून को ओवरराइड करने वाला प्रावधान है। हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए, जब वॉलंटरी लिक्विडेशन होगा, जब लिक्विडेशन में पैसा बट रहा होगा, तो वो इसी ऑर्डर में बटेगा। The order of priority is also known as waterfall arrangement. ठीक है, the manner of distribution of asset in case of liquidation and the order of priority, इसके लिए सेक्शन 53 प्रोवाइड करता है। और इसी ऑर्डर को, ये पहली बात तो ये कि जो ऑर्डर है पूरे इंडिया के हर कानून को ओवरराइड करता है। एंड दिस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इज ऑल्सो नोन एज द वाटरफॉल अरेंजमेंट। इसी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को क्या कहा जाता है? वाटरफॉल अरेंजमेंट। नाउ किस तरह से दिया जाएगा पैसा, ये देख लेते हैं हम लोग। So the proceeds from the sale of liquidation assets shall be distributed in the following order of priority and within such period and in such manner as may be prescribed. सबसे पहले कौन आया? So IRP cost and liquidation cost, फिर वर्कर्स के ड्यूज पिछले 24 महीने के दिए जाएंगे, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी को रेलिंक्विश कर दिया है, ऐसे सिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद फिर जो वेजेस रहेगी वर्कर्स को, वेजेस जो रहेगी एम्प्लॉयज़ को अदर देन वर्कमैन, उनको 12 महीने की सैलरी मिलनी चाहिए। और फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो फाइनेंशियल डेट्स बची हुई है वो देनी पड़ेगी। और फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो बकाया होंगे वो, और उसके बाद ऐसा सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसने सिक्योरिटी इन्फोर्स कर दिया है उसके बाद भी कुछ बकाया बाकी है, उसको पैसे मिलेंगे। फिर जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं वो लोग आ जाएंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर और फिर इक्विटी शेयर होल्डर। तो आई होप आपको ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ गई है कि द ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी इज नोन एज वाटरफॉल अरेंजमेंट। सेक्शन 53 ऑफ IBC प्रोवाइड्स फॉर द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन एंड द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। It is pertinent to note that this order of priority is notwithstanding anything contained in the law, in any central law or any state law. तो किसी भी राज्य या केंद्र के कानून में जो भी लिखा हुआ है सबको ओवरराइड करने वाला प्रावधान है। और I hope this is very clear. Now this question has been asked for 5 marks. I believe this can come again for 5 marks. The concept is very clear. हिंदुस्तान में जो कंपनी को लिक्विडेट करते हैं, जब कंपनी कंगली हो जाती है, जब उसके क्रेडिटर्स क्लेम करते हैं कि ये कंपनी को आप बंद करिए, हमारे पैसे हमको वापस दीजिए, तो कंपनी को जब हम बंद करते हैं, उसके जब असेट्स को हम सेल करते हैं, तो वो सेल करने के बाद जो पैसा आएगा वो पैसा किस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में बटेगा, किसको पहले प्रायोरिटी देंगे हम पेमेंट के वक्त, वो यहाँ पर तय होता है। ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न इसका हमने नाम भी वाटरफॉल अरेंजमेंट रखा हुआ है। तो पहले कौन आएगा, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर एंड सो ऑन। दैट इज़ द रीज़न द नोमेनक्लेचर वाटरफॉल अरेंजमेंट।